गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे फिजिक्स का सैम्पल पेपर फॉर सीबीएसई टर्म वन एग्ज़ाम्स। तो आपको जैसे पता है कि टर्म वन के आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ ही आने वाले हैं। तो जनरली 35 मार्क्स इसके आपको मिलेंगे और 45 एमसीक्यूज़ होंगे टोटली। तो फर्स्ट 25 एमसीक्यूज़ जिसमें से आपको 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं पेपर में, तो वो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा ध्यान से देखिएगा, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। ये आप लास्ट तक आप खुद बोलोगे कि इसका आपको क्या बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छी लगती तो डिसलाइक कर देना, कोई बात नहीं। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। मीन्स आपको क्वेश्चन पूछने का ये मीनिंग क्या है कि आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की सभी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की सभी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ये मीनिंग है। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन जो एक ऑप्शन है वो ये भी बोल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की ड्राइंग भी आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे ड्रा होती हैं, किस पॉइंट चार्ज के लिए ये कैसे ड्रा होती हैं, यूनिफॉर्म कब बनती हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनती हैं, तो ये भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो 4-5 प्रॉपर्टीज़ हैं वो पता होनी चाहिए और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की ड्राइंग भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये तो सही है, ये तो उसकी मेन प्रॉपर्टी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। सेकंड प्रॉपर्टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस ऑन देम इज जीरो। ये तो इसका मीनिंग इसके ये नाम से ही पता चलता है, इक्यू पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल उस पे पूरी पे सेम है, डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स ही सही हैं, 1 और 2 दोनों सही हैं। थर्ड पॉइंट, फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कंसेंट्रिक स्फीयर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं बनते भैया। ये कब बनते हैं, तो देखिए ये जब पॉइंट चार्ज होता है ना हमारे पास, तो उनके अराउंड जो बनते हैं वो कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं। ठीक है, थोड़ी शेप बन सकती है ऐसे। तो ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, आइदर वो प्लस क्यू हो या फिर माइनस क्यू हो, तो उस केस में ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स बनते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होती है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इस केस में तो वो प्लेन्स होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसी होती हैं हमारी, प्लेन्स होती है इक्वल डिस्टेंस पे। सॉरी, थोड़ा ड्राइंग में हो जाता है, तो प्लेन्स बनते हैं। ठीक है, प्लेन्स बनेंगे। तो ये पॉइंट गलत है, ये हमें पता चल गया इसमें से, ये रॉन्ग है। ठीक है, थर्ड वाला, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, हो सकते हैं ये इमेजिनरी स्फीयर्स, दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स फॉर ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो 10 इसका ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन इज। तो एक तो प्रॉपर्टी आपको और ध्यान में रखनी है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर हमने चार्ज को मूव करवाना हो, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर हमने चार्ज को मूव करवाना हो तो वर्क रिक्वायर्ड इज जीरो, वर्क कोई नहीं चाहिए होगा, बिकॉज पोटेंशियल सेम है तो वर्क क्या चाहिए होगा, वर्क जीरो होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी एंटर की जा सकती है क्योंकि एग्जाम में आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है 90%। तो टॉपिक सेम रहेगा बट वो चेंज करेगा स्टेटमेंट को। ठीक है, तो वर्क वाली भी प्रॉपर्टी याद रखना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पे रहती है। ये भी बात ध्यान रखना कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, और एक और बात इसमें ध्यान रखनी है आपने कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है उस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, ड्रा करते हैं यहाँ पे। देखिए ये पहली प्लेट होगी, ये दूसरी प्लेट होगी, ये तीसरी प्लेट होगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट, यहाँ पर है 4 वोल्ट, पूरी प्लेट का इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पर है 3 वोल्ट। तो आपको पूछा गया है इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, 5 वोल्ट की तरफ या 3 वोल्ट की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो जिस तरफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उस दिशा में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है इसमें से। ठीक है,
तो आप इस क्वेश्चन के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की सभी प्रॉपर्टीज़ और उसकी ड्राइंग्स एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है, दो चार्जेस हैं, +8q है x इज इक्वल टू 0 पे और -2q है x इज इक्वल टू l पे। तो हमें पूछा क्या गया है, x एक्सिस पे वो पॉइंट जिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहे जीरो रहे, ठीक है, ड्यू टू दिस चार्जेस। तो ओरिजिन ले लो, x इज इक्वल टू 0 एंड l डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज रख दो, पहले पे है +8q एंड दूसरे पे है -2q, ठीक है। तो यहाँ से x, यहाँ पर x 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर x है l, तो इस दिशा में x इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो x 0 x l, तो हमने पता क्या करना है, हमने वो पॉइंट पता करना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। मान लीजिए वो पॉइंट P है, तो P पॉइंट लेना किधर है, ठीक है। 0 से पीछे तो वैल्यूज़ नेगेटिव होंगी x की, तो यहाँ पर तो कोई नेगेटिव वैल्यू दी ही नहीं हुई, ठीक है। इसका मतलब पॉइंट तो आ गई है। फिर इसने सभी वैल्यूज़ l से l के इक्वल या l के बड़ी दी हुई हैं, कि मीन्स ये इन बिटवीन तो कोई पॉइंट होगा नहीं, P पॉइंट इन बिटवीन नहीं होगा, P पॉइंट कहीं इधर होगा। तो P पॉइंट एक मान लो यहाँ पे, इस P पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से हम कंसिडर कर लेते हैं x, इसको x ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी l प्लस x हो जाएगी, बिकॉज l तो वो ऑलरेडी थी ना, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस l थी। तो ये P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होगी, -8 +8q की वजह से भी, -2q की वजह से भी। +8q वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी बाहर को, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से तो बाहर को होती है, हमें पता है। जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होती है, पॉजिटिव से दूर की तरफ, ठीक है। और माइनस की तरफ, माइनस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी तरफ को होती है, माइनस वाला पॉजिटिव चार्ज को खींचता है। आप अज्यूम कर लो यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव पड़ा है, प्लस वाला उसको रिपेल करेगा और माइनस वाला उसको अट्रैक्ट करेगा। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक को मान लो E1, दूसरी को मान लो E2, दोनों को कर दो इक्वेट, ठीक है। दोनों को इक्वेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए इसके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फार्मूला क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, 1/4πε0। ये बड़ी के नहीं मैंने डाली, छोटी के डाली है, क्योंकि बड़ी के से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे आगे जाके। सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय r², ये होता है ना, सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स को इक्वेट कर दो, ठीक है। E1 को E2 के इक्वल कर दो। E1 किसके इक्वल है, K कांस्टेंट, Q इसका E1 किसकी वजह से, 8q की वजह से, 8q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है, l प्लस q x का स्क्वायर। एंड नेक्स्ट दूसरी तरफ K कांस्टेंट, चार्ज कौन सा है, 2q। साइन नहीं लेना भैया उसका, साइन क्यों नहीं लेना, बिकॉज हमने डायरेक्शन ले ली है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ओनली लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। साइन नहीं लेना कोई भी, x²। डिस्टेंस कितनी है इसकी, 2q वाले की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, E2 किसकी वजह से, 2q की वजह से। E2 किसकी वजह से है, 2q की वजह से। इसकी डिस्टेंस कितनी है, x, तो x का स्क्वायर कर दिया हमने, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल, q से q कैंसिल, ठीक है। x² को दूसरी तरफ ले गए, 8x² बन गया, एंड इस तरफ कितना बन गया, 2l प्लस x का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। तो अभी आप क्या करो, ये 2 से 8 को कैंसिल कर दो, 2 को 8 से कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। इस 4x² को लिख लो 2x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x का होल स्क्वायर। एंड इधर क्या रहेगा, l प्लस x का स्क्वायर ही रहेगा। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करने से हमारे पास क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू दी l प्लस x, ठीक है। तो यहाँ से x सोल्व कर लो, x कितनी आ गई भी, x आ गई l, xl आ गई, x आ गई l, x किसके इक्वल है, l की इक्वल। तो ये वाली xl आई है, इसका आंसर l नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी l है, ये ऑलरेडी डिस्टेंस l थी ना, यहाँ तक की डिस्टेंस ऑलरेडी l थी। तो 0 से नापनी है हमने, 0 से हम जब मेजर करेंगे तो ये l और अगली l दोनों जोड़ के कितना बन गया, 2l। तो आंसर क्या हो गया, 2, 3 ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है।
ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बेसिक फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बैलेंस करना है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों चार्जेस की वजह से। जब भी आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दी हो और दो चार्जेस दिए हों अपोजिट साइन के, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट कर देना, ठीक है। तो एक इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती थी अगर चार्जेस की रेशो कुछ अलग रहती, तो आपको रीजन पहचानना होता है कि किस रीजन में पॉइंट होगा, ठीक है। मान लीजिए माइनस वाला चार्ज बड़ा होता और ये वाला पॉइंट चार्ज छोटा होता, तो ये पॉइंट ऑफ बैलेंस वाला जो पॉइंट है वो इधर आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होते तो वे जब दोनों चार्ज नेगेटिव होते तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पॉइंट है ना वो इसके बीच में लेना है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर दोनों प्लस वाला चार्ज बड़ा है, माइनस वाला चार्ज छोटा है, तो जो हमारा पॉइंट होगा ना वो छोटे चार्ज की तरफ होगा दूसरी डायरेक्शन में। और अगर हमारा ये चार्ज छोटा है, ये चार्ज बड़ा है, तो पॉइंट होगा छोटे चार्ज की तरफ इस डायरेक्शन में। अगर दोनों का साइन सेम है तो बीच में होगा पॉइंट, ठीक है। साइन सेम है आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में पूछा गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक फील्ड E के पैरेलल है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री रोटेट करना है, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूछा गया है। तो हम एक डाइपोल ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास एक डाइपोल है जो इसमें पड़ा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ठीक है। यहाँ पर एक डाइपोल है। पहले मैं थीटा एंगल पे ले लेता हूँ, ठीक है। ये डाइपोल -q + q डाइपोल है, पूरा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डाइपोल मोमेंट P है और डाइपोल मोमेंट की इससे डायरेक्शन का एंगल कितना है, थीटा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती किस तरफ है, माइनस से प्लस की तरफ, मीन्स इस तरफ को एक्ट कर रही है वो P, ठीक है। डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर लगेगा क्या कंसेप्ट चाहिए हमें, वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, किसी चीज़ पे हम वर्क डन करते हैं तो उसकी क्या चेंज हो जाती है, एनर्जी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर मोशन का तो कोई चक्कर नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो इसकी कौन सी एनर्जी चेंज होगी, हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं उसकी। पोजीशन वाली एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज जितनी होगी उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। फाइनल माइनस इनिशियल, एनर्जी बढ़ती है वर्क डन करने से, फाइनल को इनिशियल से माइनस करेंगे, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, -PE कोस थीटा, ठीक है। ये ध्यान में रखना, आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है ये मैंने, θ2 माइनस ब्रैकेट डाल रहे हैं यहाँ पे -PE कोस θ1। एक्चुअली ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ दी डाइपोल मोमेंट डॉट प्रोडक्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर θ2 θ1 की वैल्यू भर दो। पहले 0 डिग्री है, पैरेलल हैं दोनों, तो θ1 इज़ 0 डिग्री, θ2 इज़ 90 डिग्री। 90 डिग्री से कोस 90 बन जाएगा, कोस 90 इज़ 0। तो ये टर्म पूरी क्या होगी, ख़त्म, ये पूरी ख़त्म होगी टर्म। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, PE कोस θ1। θ1 कितना है, पैरेलल है दे रखा, पैरेलल दे रखा है ना। पैरेलल का मतलब 0 डिग्री एंगल, तो कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री इज़ 1। तो आंसर क्या आ गया, प्लस PE। तो इसका आंसर PE आ जाएगा, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें वर्क डन पूछ रहा है, ठीक है, वर्क डन का आपको यही लिखना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। θ2 θ1 कोई भी हो सकते हैं, कोई भी एंगल से आपको किसी एंगल तक बोल सकता है। आइदर वो बोलेगा कि पहले 90 डिग्री पे था, बाद में 180 डिग्री कर दिया, तो कितना वर्क डन करना पड़ा। माइनस का भी आ सकता है यहाँ पर वर्क डन, आप ध्यान रखना, यहाँ पर माइनस का भी हो सकता है वर्क डन, नेगेटिव वर्क भी हो सकता है, ठीक है। आप 90 डिग्री से 180 डिग्री तक जब मूव करेंगे तो हो सकता है वर्क माइनस का किसी फार्मूले में निकल आए, ठीक है। नेक्स्ट देन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी है, ये तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। 3 हमें दे रखे हैं कैपेसिटर, सीरीज़ में जोड़े हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है, ठीक है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सीरीज़ में फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS। बस आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इनको ऐड मत कर देना, 2 + 3 + 6 मत कर देना, बिकॉज वो पैरेलल में लगता है, ठीक है।
वो पैरेलल में लगता है फार्मूला। सीरीज़ का फार्मूला इसमें ये होता है, रेजिस्टेंस वाले फार्मूले से उल्टा है ये। आपने रेजिस्टेंस वाले फार्मूले याद किए ना, उनके उल्टे करके लगाने हैं बस, ठीक है। सीरीज़ में फार्मूला रेसिप्रोकल करके और पैरेलल में सीधा ऐड करेंगे इसमें कैपेसिटर्स में, ठीक है। तो कैपेसिटर में ये निकाल लो यहाँ से, ये इजीली सोल्व हो जाएगा। अब 1/2 + 1/3 + 1/6, एलसीएम कितना आ गया 6, एलसीएम आ गया 6, यहाँ पर 3 + 2 + 1 6/6, तो सोल्व करके 1 आ गया, ठीक है। 1 माइक्रोफैरड आ जाएगा, सी एस की वैल्यू 1, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई और क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसमें, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के दोनों फार्मूले और 1-2 न्यूमेरिकल, दोनों तरह के 2-2 न्यूमेरिकल सीरीज पैरेलल वाले जरूर ट्राई करके जाना, इसमें से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। सीरीज पैरेलल में डायग्राम वाला क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज किया है इसने। जनरली ऐसा क्वेश्चन में और तरीके से पूछा जाता है, बट इसने थोड़ा इसको घुमा दिया है, ठीक है। 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। 2 चार्जेस को बोलता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 वाले मीडियम में रखा है हमने। आर एट ए डिस्टेंस आर बिटवीन दैम, आर एट ए डिस्टेंस आर बिटवीन दैम, उनके बीच की डिस्टेंस आर है। एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एफ, एफ जो है ना वो मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ वाली फोर्स है, ठीक है। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा गया है तब वाली फोर्स क्या है, एफ है। मतलब एफ किस में है, मीडियम में, एफ किस में है, मीडियम में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, एफ किस में है, मीडियम में। जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, 5 था, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला, उसके बाद उसने बोला द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम इन वैक्यूम, वैक्यूम में कितनी फोर्स होगी ये पूछा है। एट द सेम डिस्टेंस आर विल बी, वैक्यूम वाली फोर्स उसने पूछ ली, एफ वैक्यूम, मीडियम वाली दी हुई है, मीडियम वाली एफ दी हुई है, वैक्यूम वाली उसने पूछ ली, ठीक है। के इज़ द रेशो ऑफ, के किस किस की रेशो होती है, एफ वी अपॉन एफ एम। ये बात ध्यान में रखना आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन में आता है ये। फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस इन मीडियम, ठीक है। के की वैल्यू क्या दे रखी है, 5, एफ वी, मीडियम वाला एफ दे रखा है, तो एफ वी कितनी आ गई, 5F आ गई, ठीक है। 5F इज आंसर। अगर मान लो ये फार्मूला आपको नहीं पता तो सीधा भी कर सकते हो आप इसको। सीधा कैसे करोगे, ये बात ध्यान रखना कि वैक्यूम में फोर्स जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे ही हम मीडियम चेंज करते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, एनी अदर मीडियम, वैक्यूम के अलावा, एयर के अलावा कोई और मीडियम है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज़्यादा होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। जब भी हम वैक्यूम से किसी मीडियम में जाते हैं तो फोर्स बिटवीन द चार्जेस कम होती है, कम हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर एफ है, ये मीडियम में है, मीडियम में दे रखी है एफ, ठीक है। हम जा रहे हैं वैक्यूम में, एफ से, एफ फोर्स से हम जा रहे हैं वैक्यूम में, वैक्यूम में जा रहे हैं ना, तो फोर्स क्या होगी, बढ़ेगी। फोर्स क्या होएगी, बढ़ेगी। मीन्स यहाँ से एफ से ज़्यादा वैल्यू बताओ कौन सी है, एफ से ज़्यादा वैल्यू तो 5F ही दिख रही है, तो यही होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। अगर मान लो ये उल्टा आ जाता क्वेश्चन के वैक्यूम वाली वैल्यू को एफ दे देता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दे देता, तो बाद में पूछ लेता कि मीडियम में जाके फोर्स कितनी होगी, तो आप F/5 कर देना, ठीक है। फिर F/5 होना था। अगर ऐसे बोले कि वैक्यूम में फोर्स F है, वैक्यूम वाली फोर्स को F बोल देता, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को 5 ही बोलता, और मीडियम वाली पूछ लेता तो कम कर देता, कम करनी है बस फोर्स। बस आप ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि वैक्यूम से जब मीडियम की तरफ जाते हैं तो फोर्स क्या होती है, कम हो जाती है। कितने गुना कम हो जाती है, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोज थ्योरम से आया है ये क्वेश्चन। गोज थ्योरम, गोज लॉ के बारे में है ये क्वेश्चन, ठीक है। गोज लॉ को जब हम अप्लाई करते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, आपको गोज थ्योरम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए अच्छे से, और सेकेंडली आपको गॉसियन सरफेस की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं ना हम गोज थ्योरम को जब अप्लाई करते हैं, तो दोनों की डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो पहले आप ये दोनों डेफिनेशन से ही पढ़ लेना, ठीक है। तो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, गोज थ्योरम की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, यही होती है इसकी डेफिनेशन। तो इस डेफिनेशन से ये तो क्लियर हो गया कि चार्ज क्या है, इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड है मतलब अंदर है, ठीक है।
पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस जनरेट करते हैं, क्लोज्ड सरफेस जनरेट करते हैं, कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये गलत है भाई, क्योंकि ओनली इनसाइड वाले चार्ज ही करते हैं कंट्रीब्यूट, आउटसाइड वाले नहीं करते। पहली स्टेटमेंट गलत। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। जहाँ पर ज्योमेट्री का कोई पैरामीटर ही नहीं आया। फार्मूला क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, क्यू चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट तो प्रॉपर्टी है उसकी मटेरियल की। तो ज्योमेट्री तो कोई कहीं पे आई नहीं, ना कोई एरिया आया, ना कोई रेडियस आया, ना कोई लेंथ ब्रेड्थ, कुछ नहीं आया। तो ये भी पॉइंट गलत है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए गलत। गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाई टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं ना गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए, तो पहली उसमें रिक्वायरमेंट यही होती है कि गॉसियन सरफेस के एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म। तो गॉस थ्योरम को हम जनरली यहाँ पर नहीं अप्लाई करते। जनरली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे होती है वहाँ पे हम नहीं अप्लाई करते। बिकॉज क्यों नहीं अप्लाई करते, क्योंकि जब हम गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि उसके एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहे, और इसका जो फाई का जो वैल्यू होती है क्लोज्ड इंटीग्रल वाली ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, तो इसमें हम ई को बाहर निकाल लें। मीन्स जो ई है ना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाती है। जब भी आप इसकी एप्लीकेशंस करोगे ना, 3-4 एप्लीकेशन है इसकी, उस सभी एप्लीकेशन में आप देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। वो तभी निकलेगी अगर वो यूनिफॉर्म होगी क्लोज सरफेस पे, मीन्स गॉसियन सरफेस पे। अगर वो गॉसियन सरफेस पे पूरी पे यूनिफॉर्म है तो फिर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गई। तो गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाई टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पॉइंट यहाँ पर कैंसिल है। 4th पॉइंट देखते हैं, वैसे मोस्ट प्रोबेबल आंसर हमारा 4th ही बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूज, सही है, एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, ये पॉइंट सही है भाई। 4th इसका आंसर है, ठीक है। मीन्स आपको इसके लिए 2 चीज़ों को पता होनी चाहिए था, गॉस थ्योरम की डेफिनेशन फॉर्मूला एंड गॉसियन सरफेस क्या होती है, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आगे क्वेश्चन आएंगे। इस सैम्पल पेपर में ही इसकी एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटर प्लेट्स आर चार्ज बाय बैटरी विद V वोल्ट्स। एक कैपेसिटर की प्लेट्स को V वोल्ट तक चार्ज कर दिया गया, ठीक है, V वोल्ट तक चार्ज किया है। उस पर Q एक तरफ चार्ज है, दूसरी तरफ है -Q, ठीक है, मतलब एक तरफ है +Q, दूसरी तरफ है -Q। आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, मतलब चार्ज करके बैटरी को हटा दिया, ठीक है। एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाली स्लैब रख दी इसके बीच में, इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेट्स। द पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर विल बिकम, पोटेंशियल पे पूछ रहा है क्या असर पड़ेगा, ठीक है। पहले एक कैपेसिटर था, उसकी कैपेसिटेंस C थी और उसको Q चार्ज था उस पर और V उसका पोटेंशियल था। बैटरी को कर दिया डिस्कनेक्ट, उसके बाद उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। डाइलेक्ट्रिक जब हम इंसर्ट कर देते हैं उसके बाद क्या होता है अभी, उसके बाद चार्ज पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो चार्ज प्लेट पे है वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो V पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको मैं V' मान लेता हूँ अभी, ठीक है, V'। तो C' क्या होती है, फार्मूला हमें पता है इसका C' का, KA एप्सिलॉन नॉट बाय D, मतलब K टाइम्स हो जाती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखने से K टाइम्स हो जाती है, कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, K टाइम्स। अगर कैपेसिटेंस K टाइम्स हो रही है तो कैपेसिटेंस ये किसके इक्वल है, Q/V' के, ठीक है, Q/V' के इक्वल है ना। Q पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा, ये C हम बोल रहे हैं कि पहले से K गुना होगी, तो V क्या होगी, इस पे वैल्यू भर दो इसकी, C क्या होगी है KC, मीन्स KQ/V, Q/V'। ये मैं किसकी वैल्यू भर रहा हूँ, K इंटू C की, C की वैल्यू Q/V है, Q से Q कैंसल, V' इज इक्वल टू दी V/K, मीन्स पोटेंशियल K टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल K टाइम्स कम हो जाएगा, ये इसका आंसर है 2। पोटेंशियल कम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रखने से, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब भी हम प्लेट्स के अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं कैपेसिटर में, तो उसके चार्ज पे कोई असर नहीं पड़ता, चार्ज उतना ही रहता है, बट उसका जो पोटेंशियल है वो K टाइम्स कम हो जाता है एंड कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है, ठीक है। इस बात का आपको इसमें ध्यान रखना है। बट अगर यही क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जगह कंडक्टिंग स्लैब दे देता, कंडक्टिंग स्लैब से भर देता उसको, कंडक्टिंग स्लैब रखने से आंसर क्या हो जाता हमारा कि यही कैपेसिटर है, उसके बीच मैंने जो स्लैब रखी है वो कंडक्टिंग है,
कंडक्टिंग स्लैब रखने से क्या होगा, ये तो डाइलेक्ट्रिक वाला तो क्लियर हो गया हमें। कंडक्टिंग स्लैब रखने से क्या होता है, पोटेंशियल ख़त्म ही हो जाता है। दोनों कंडक्टर क्या करता है, पोटेंशियल को सेम कर देता है, कंडक्टर के थोड़ी ना क्रॉस होता है पोटेंशियल, तो कंडक्टर क्या करता है, पोटेंशियल को क्या कर देता है, जीरो। बाकी हमें पता है कि जो कंडक्टिंग स्लैब वाला है उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, इन्फिनिटी। मतलब जो कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं ना जब कैपेसिटर में, कोई भी चार्ज इधर से देंगे हम, कोई भी चार्ज इसमें देंगे, वो सारे का सारा चार्ज तो आगे कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारे का सारा चार्ज इसमें से कंडक्ट हो रहा है, मीन्स इसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज दे सकते हैं। इसको जितना मर्जी चार्ज दी जाए, इसका पोटेंशियल बढ़ ही नहीं रहा, इसका पोटेंशियल ही नहीं बढ़ रहा, मीन्स इसकी कैपेसिटी क्या है, इन्फिनिटी। कैपेसिटी क्या बन जाती है, इन्फिनिटी। अगर कैपेसिटी इन्फिनिटी है तो क्यू बाई वी इज़ इन्फिनिटी। अगर क्यू बाई वी इन्फिनिटी है तो बटे वाली रकम जो बटे में है, डिनोमिनेटर, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर आंसर 1 होना था इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ये पॉइंट्स जो है ना ये नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम तो बनेंगे नहीं, उसके नज़दीक वाले क्वेश्चन ही बन रहे हैं। मीन्स उसके जो नज़दीक क्वेश्चन रहते हैं ना, उसी एरिया में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन्स उसके जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, तो आपने वो पॉइंट सारे नोट कर लेने हैं जो इस क्वेश्चन के साथ मैं बता रहा हूँ। जैसे कंडक्टिंग स्लैब रखने से पोटेंशियल जीरो होता है और कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाती है, वैसे ही डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाती है और वोल्टेज के टाइम्स कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ईएमएफ ऑफ सेल मेज़र करनी है, एक्यूरेट मेज़र करनी है। एक्यूरेट वाला वर्ड जहाँ पर आ गया पोटेंशियल मीटर, इसका आंसर होगा, ठीक है। वैसे ईएमएफ मेज़र वोल्ट मीटर से भी हो जाती है, बट वोल्ट मीटर वाली एक्यूरेट नहीं होती, पोटेंशियोमीटर वाली एक्यूरेट होती है, ठीक है। पर साइज वैल्यू कौन निकालता है, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के और भी 2-3 काम होते हैं, ईएमएफ को मेज़र करना, ठीक है, किसी सेल की ईएमएफ को मेज़र करना, किसी सेल की ईएमएफ, 2 सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना, कंपेयर भी कर सकता है ये, कंपेयर करना। और इसका काम एक और होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस मेज़र करना, इंटरनल रेजिस्टेंस मेज़र करना। एमसीक्यू बन सकता है इससे कोई ना कोई, तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस मेज़र करना। मीटर ब्रिज का काम क्या है, रेजिस्टेंस मेज़र करना। अननोन रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं, इससे हम 2 रेजिस्टेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं, R1 R2 को 2 रेजिस्टेंस को कंपेयर भी कर सकते हैं, और अननोन टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मीटर ब्रिज के भी तीनों काम याद रखना, अननोन रेजिस्टेंस निकालना, R1 R2 2 रेजिस्टेंस को कंपेयर करना, और टेम्परेचर निकालना कोई, ठीक है। ये इसका काम है। वोल्ट मीटर का काम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, इसकी वैल्यू थोड़ी क्या होती है, एरर वाली होती है वोल्ट मीटर की। एम मीटर का काम करंट निकालना, और वोल्ट मीटर तो चलो हमने देख ही लिया, तो इसका ऑप्शन है 1 ट्रू है, इसका 1 सही है, ठीक है। एक्यूरेट वर्ड आते ही आपको पता लग जाना चाहिए, चाहे यहाँ पर ईएमएफ की जगह पोटेंशियल डिफरेंस भी दे देता ना, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल देता, पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेट मेजरमेंट, तो भी पोटेंशियोमीटर ही होता है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू दी सर्किट कंटेनिंग 2 वायर्स। एक सर्किट है जिसमें 2 वायर्स लगी हैं, एक 1 वायर है, एक 2 वायर है, दोनों सेम मटेरियल के, कनेक्टेड इन पैरेलल में जोड़ा हुआ है दोनों वायर्स को हमने क्या है, पैरेलल में जोड़ा हुआ है। इफ़ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द वायर्स आर इन दी रेशो, लेंथ की रेशो L1/L2 कितनी है, 3/2, एंड रेडियस की रेशो कितनी है, 2/3, ठीक है। देन द रेशो ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर्स में से जो करंट पास हो रहा है उसकी रेशो क्या होगी। तो जब भी हम पैरेलल में जोड़ते हैं 2 रेजिस्टेंस को, पैरेलल में जोड़ते हैं, क्या इक्वल होता है, पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज रहती है वो कांस्टेंट रहती है। पहली वायर की वोल्टेज, दूसरी वायर की वोल्टेज, हमने ये किया था ना आर्टिकल। ये मान लो ये पहली रेजिस्टेंस है, ये दूसरी रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, यहाँ से करंट I आ रहा है, ठीक है, और ये I1 और I2 में ब्रेक हो गया, I1 और I2 में ब्रेक हो गया, ठीक है। दोनों के क्रॉस वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है ना, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, सीरीज़ में करंट सेम रहता है। अगर दोनों को सीरीज़ में जोड़ देता ना, तो सीरीज़ में तो करंट की रेशो 1/1 ही होती है, 1:1 ही होती है इस सीरीज़ में। तो यहाँ पर हमने वोल्टेज सेम करनी है दोनों की, मीन्स I1 R1 इज इक्वल टू दी I2 R2। I1 R1 को हमने I2 R2 के इक्वल लिख दिया, और I1/I2 का कितना आ जाएगा हमारा, I1 I2 तो हमने निकालना है ना, तो R2/R1 आ जाएगा ये, ठीक है। तो मीन्स हमने ये यहाँ से R2/R1 निकालना है। R2/R1 तो सिंपल है इसका रिलेशन,
रो वाला रेजिस्टिविटी जो इसका रिलेशन होता है R1 का, रेजिस्टेंस का फार्मूला करते हैं ना, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दी रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, लेंथ एरिया वाला ये फार्मूला होता है। इसके साथ 2 डाल लो और नीचे वाले के साथ L1 E1 डाल दो, ठीक है। एरिया है ये, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो सेम क्यों रखी, बिकॉज सेम मटेरियल ये दे रखा है यहाँ पर, सेम मटेरियल, ये देखिए सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम, कैंसिल। तो ये L2 बाई A2 आ गया, और ये नीचे वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, A1 ऊपर आ जाएगी, L1 नीचे चली जाएगी। तो इसका मैं इधर लिख देता हूँ अब, L2 बाई L1 अलग हो गया। एरिया क्या होता है वायर का, पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, L2 बाई L1 इंटू R1 बाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, साइड में लिख देता हूँ यार, L2 बाई L1 बन जाएगा 2/3 एंड R1 बाई R2 कितना बचेगा, 2/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 2 को कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 बार 8, और 3 को कितनी बार कर रहे हैं, 3 बार 27, 8/27 इज आंसर, ठीक है। तो सी इज आवर आंसर, सी आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि आपको ना टॉपिक चाहे ये डिलीट कर दिया है कि रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड पैरेलल, आपको टॉपिक डिलीट में बताया गया था। तो क्वेश्चन सैम्पल पेपर में इसके 3-4 दिए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिलेंगे इसमें। तो ये समझ के चलना कि जो चीज़ आपने 10th में पढ़ी है ना, वो अगर डिलीट भी है तो वो ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये चीज़ आती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टॉपिक डिलीट हो गया तो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। क्वेश्चन आपको ये पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन दी 10th स्टडी, के आपने 10th में ये पढ़ रखा है सारा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो एक टेबल बता देते हैं आपको, ठीक है। रो बना लिख लो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख लो टेम्परेचर, और पहले लिख लो यहाँ पर मटेरियल, ठीक है। मटेरियल पहले लिख लेते हैं कंडक्टर, कंडक्टर, बाद में लिख लेते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, बाद में लिख लेते हैं इंसुलेटर, और बाद में लिख लेते हैं अलॉयज, ठीक है, जो यूज़ करते हैं हम। एक यहाँ पर मैं टर्म लिख लेता हूँ अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी, चाहे रेजिस्टेंस पूछ ले वो भी सेम ही है, ठीक है। जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ये टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, टेम्परेचर को अगर बढ़ाऊंगा तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है, और अल्फ़ा क्या होती है इसकी, पॉजिटिव, ठीक है। सेमीकंडक्टर के केस में जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, अल्फ़ा इसकी क्या होती है, नेगेटिव। इंसुलेटर के केस में भी जैसे ही मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ उसकी रेजिस्टिविटी भी कम होती है, और इसका अल्फ़ा भी नेगेटिव। अलॉयज़ के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, नेग्लिजिबल इफेक्ट, नेग्लिजिबल इफेक्ट रहता है। ये नेगेटिव नहीं डाल रहा मैं, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल इफेक्ट ये ऑप्शन में आ सकता है आपको, नेग्लिजिबल और मतलब वेरी लेस चेंज, वेरी लो चेंज, ऐसे कुछ भी बोल सकता है। तो इसका अल्फ़ा भी नेग्लिजिबल, अल्फ़ा भी वेरी लो, नेग्लिजिबल, स्पेलिंग चेक कर लो मैं, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल आएगा इसका अल्फ़ा भी। ये चारों का आपने ध्यान रखना है। कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है बढ़ती है टेम्परेचर के साथ, सेमीकंडक्टर की कम होती है, इंसुलेटर की भी कम होती है, लोइस पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा, थर्ड, ठीक है। थर्ड इसका सही है कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती है, रेजिस्टिविटी, और सेमीकंडक्टर की कम होती है। आपको कंडक्टिविटी भी पूछ सकता है, तो कंडक्टिविटी में ये सारी कहानी को क्या कर देता है, कर देना है, ऑपोजिट कर देना है। मतलब जो जहाँ जहाँ ये साइन मैंने बढ़ने वाले लगाए हैं ना, उसको पुट्ठा कर देना है यहाँ पे, ठीक है, मीन्स उल्टा कर देना है यहाँ पे। तो मीन्स जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर की कम होगी। मैं वो लिख नहीं रहा कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो जाए, आप रेजिस्टिविटी के हिसाब से याद रखो, कंडक्टिविटी में इसको उल्टा ही करना है बस, ठीक है। और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दे तब भी इनके साइन को सभी को पुट्ठा कर देना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है कि वी यूज अलॉयज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज दे हैव,
कि हम एलॉयज़ को क्यों यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड रजिस्टर्स को बनाने के लिए। स्टैंडर्ड रजिस्टर्स को बनाने के लिए एलॉयज़ को क्यों यूज़ करते हैं। एलॉयज़ कौन कौन सी यूज़ होती हैं जनरली, नेम बाय नेम भी पूछ सकता है आपको। बाय नेम कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन एंड नाइक्रोम। कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन एंड नाइक्रोम एलॉयज़ के बारे में ही बात होती है जनरली, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम एंड मैंगनीन। ठीक है, स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनाने के लिए, स्टैंडर्ड रजिस्टर्स बनाने के लिए कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन और नाइक्रोम का ही यूज़ होता है। स्टैंडर्ड रजिस्टर की जगह पे आपको ये पूछ सकता है मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर वायर, ये भी पूछ सकता है। मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर वायर भी इसकी बनी होती है। कारण क्या है, कारण इसका पहले डिस्कस किया हमने कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी लो होता है। ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट क्यों रहती है, स्टैंडर्ड रजिस्टर बना रहे हैं भैया, मींस हमें चाहिए 20 ओम का रजिस्टर। ठीक है, हमने बना लिया गर्मी में, सर्दी में जाके ठंड बढ़ गई, मींस टेम्परेचर कम हो गया और इसकी रेजिस्टिविटी भी कम होगी। ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए, सभी बार सेम रहनी चाहिए ना। अगर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बना रहे हैं तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए, चाहे गर्मी में देखो, चाहे सर्दी में देखो, चाहे राजस्थान में देखो और चाहे लद्दाख में जाके देखो, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम चाहिए ना, टेम्परेचर से बदले ना। कॉपर का बना दिया तो कॉपर की तो जो रेजिस्टिविटी वो चेंज हो जाएगी टेम्परेचर से। तो हम क्या रखेंगे, वो मटेरियल जिसकी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी कम हो। तो अभी दूसरी बात देखो भी, दूसरी बात दे रखा है हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसमें बताओ कौन सा लेंगे। तो अगर हमने लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला ले लिया, जैसे मान लो कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो हम वो रियोस्टैट होता है ना, छोटा सा रियोस्टैट, मीन्स होगा 1 फीट का भी नहीं होता। ठीक है, उसको हमने कॉपर का बना दिया, कॉपर वाली वायर बना दी उसकी, तो उसकी वो लेंथ है ना उससे 20 गुना हो जाएगी। आपकी लैब की वो जो एलमीरा है उसमें नहीं आएगी, आपकी लैब में नहीं आएगी मुझे लगता है, तो 20 टाइम्स उसकी लेंथ हो जाएगी। बिकॉज कॉपर की रेजिस्टेंस कम है तो उतनी लंबी वायर चाहिए होगी ना, जितनी रेजिस्टेंस कम हो गई उतनी ही लंबी वायर चाहिए हमें वो बनाने के लिए स्टैंडर्ड रजिस्टर। अगर हम हाई वाली ले लेंगे तो वायर कम लगेगी, अगर हाई वाली हाई रेजिस्टेंस वाला मटेरियल चूज़ कर लेंगे तो वायर छोटी लगेगी, वायर की लेंथ कम लगेगी सेम रेजिस्टेंस बनाने के लिए। इसलिए हम क्या लेते हैं भाई, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वाला मटेरियल लेते हैं। ठीक है, हाई वाला ही लेंगे, हाई वाला लेंगे तो लंबाई कम बनेगी, लंबाई कम बनेगी तो स्टैंडर्ड रजिस्टर जो है वो एक साइज़ का, छोटे साइज़ का बन जाएगा। कम रेजिस्टेंस वाला ले लिया तो वो उतना ही लंबा हो जाएगा, वो उतनी ज़्यादा लंबाई उसकी लेनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, उतना ही वो उसको हैंडल करना औखा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, 1। ठीक है, समझ लग गई इसकी। नेक्स्ट तो देखो भी, कांस्टेंट वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन 2 एंड्स ऑफ द यूनिफॉर्म मेटालिक वायर। एक वायर है हमारे पास, यूनिफॉर्म मेटालिक वायर है, उस पर हमने कांस्टेंट वोल्टेज जोड़ दी उसके एंड्स पे, हीट एच प्रोड्यूस हुई, इज डिवेल्ड इन इट इफ़। पहले हीट का फार्मूला बताओ क्या होता है वोल्टेज की टर्म्स में, ये तो हमने सबने किया हुआ है, I²RT जाउल्स वाला, जो जाउल ने बताया था ये फार्मूला। वोल्टेज की टर्म में ये फार्मूला ये बन जाता है। ठीक है, इसका मैं प्रूफ नहीं लिखूंगा, ओम्स लॉ के हिसाब से ये V²/R², R 1² से R कैंसल, B²/R बन गया ये हीट प्रोड्यूस का फार्मूला। ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस होगी इफ़ अनदर वायर, अब क्या बात बोली उसने, अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल की वायर जोड़ी। ठीक है, सेम मटेरियल, डबल द रेडियस, उसका रेडियस कर दिया डबल हमने, डबल द रेडियस एंड ट्वाइस द लेंथ, लेंथ कर दी ट्वाइस हमने। ठीक है, एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल वायर, ओरिजिनल वायर की जगह पे इज़ यूज्ड देन द हीट डिवेल्ड इन इट विल बी, उसमें कितनी हीट पैदा होगी ये पूछ रहा है। वोल्टेज कॉन्स्टेंट ही है, वोल्टेज उतनी है, टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला, टाइम भी सेम है, मीन्स रेजिस्टेंस के बारे में कुछ बोला है। ठीक है, तो एच डैश लगा लेते हैं पहले उसको, V² सेम रखो, टाइम भी सेम रखो, यहाँ पर R डैश लिख लो। ठीक है, तो इधर पहले हम देख लेते हैं कि R में चेंजेस क्या लाए हैं उसने। R में चेंजेस, मटेरियल सेम, रो सेम हो गई। ठीक है, लेंथ L डैश क्या किया, डबल, 2L लिख दूँ मैं इसको, 2L, पहली वाली की L है, पहली वाली की क्या है, L है, इसकी R कितनी है, रो LA है, रो LA पहली वाली की, पहली वाली वायर की। दूसरी वाली की 2L कर दी हमने, तो रेडियस क्या किया अभी, रेडियस भी डबल कर दिया, रेडियस भी डबल कर दिया, मीन्स एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, फिर एरिया होता है πr², R में
2r कर दिया, डबल कर दिया, 2r का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अभी, वी स्क्वायर टी, तो ये बन गया हमारे पास रो टी एल पाई, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर को यही लिख देता हूँ मैं, 2 से 4 को कैंसिल करो, 2 आ गया, ठीक है। तो 2 आने के बाद अब क्या करना है, वी स्क्वायर टी अपॉन रो एल ए को आर ही लिख लो दोबारा, ये बटे वाला जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, अभी ये ऊपर चला गया, 2 वी स्क्वायर टी बाय आर, तो कितनी होगी भाई, डबल होगी पहली वाली से, डबल 2h, ठीक है। ये तो फास्ट कैलकुलेशन कर लेना वहाँ पे, तो अभी तो मैं थोड़ा आपको समझाना था तो धीरे से कर रहा हूँ, तो 2h इसका आंसर, ठीक है। ये हीट डिवेल्ड का फार्मूला है, आई स्क्वायर आर टी ना निकालना क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट है, उसने बोला है ना कांस्टेंट वोल्टेज, तो आई स्क्वायर आर टी वाला लगाओगे फंस जाओगे, बिकॉज करंट वेरिएबल है दोनों केस में, रेजिस्टेंस बदल रही है तो करंट भी बदलेगा ही ना, ठीक है। करंट कांस्टेंट वोल्टेज दे रखी है तो वोल्टेज वाला फार्मूला ही लगाना, ठीक है। और आई का तो कोई चक्कर ही नहीं है, लेंथ रेडियस बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस पे जाओगे ना सीधा। फार्मूले 3 होते हैं इसके हीट के, एक करंट और रेजिस्टेंस का, दूसरा वोल्टेज और रेजिस्टेंस की टर्म्स में, और तीसरा वोल्टेज और करंट की टर्म्स में। उसने हमें पहले हीट डेवलप बता दी और बोल दिया कांस्टेंट वोल्टेज, इसका मतलब हमने वोल्टेज वाला तो फॉर्मूला लेना है। फिर उसने बात की उसकी ज्योमेट्री की, वायर की ज्योमेट्री की बात की, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस में ही आती है ज्योमेट्री, तो रेजिस्टेंस वाला लेना है, मतलब वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाला लेना है फार्मूला, उसके हिसाब से ये सोल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो भी, पोटेंशियल डिफरेंस है V अप्लाइड क्रॉस ए कंडक्टर इज इंक्रीज टू 2B, एक कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को V से 2B कर दिया गया, विद इट्स टेम्परेचर केप्ट कांस्टेंट, टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं डाला, उसके कंडक्टर के टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं डाला, वोल्टेज को डबल कर दिया। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर विल, क्या हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, पहले वो लिखते हैं, E बड़ी बटा m इंटू टाउ, यही होता है ना फार्मूला E का फार्मूला। अगर जैसे फार्मूला भूल जाए ना तो यूनिट इक्वेट करके देख लेना इसमें, ठीक है, फिर भी पता चल जाएगा आपको। ये फोर्स का यूनिट है, फोर्स बटा m मतलब एक्सेलरेशन का यूनिट बन गया, ये टाइम का यूनिट है, यूनिट सेम हो गए तो ठीक लिखा है हमने ये, ठीक है। तो देखो भी यहाँ पर E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट रहता है, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट रहता है। यहाँ लिख दिया टाओ, टाओ क्या है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रिलैक्सेशन टाइम पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम भी सेम रहेगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना तो रिलैक्सेशन टाइम पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा वोल्टेज किसके वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, E के प्रोपोर्शनल, E के प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। तो E किस पे डिपेंड करती होती है, वोल्टेज पे सीधा डिपेंड करती है, वोल्टेज बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। मैंने वोल्टेज को किया डबल तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी की हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो रिमेन्स द सेम वाला तो नहीं है, रिमेन्स द सेम वाला नहीं है, ठीक है। बिकम हाफ, हाफ कैसे हो जाएगी भी, वोल्टेज डबल कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी क्या, नहीं, ड्रिफ्ट जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी इतनी फोर्स से खींचेंगे तो उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी। बिकम्स जीरो, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना खड़े हो जाएंगे, बिकम जीरो, ये भी गलत है, तो बी डबल ऑफ द इनिशियल वैल्यू, डबल हो जाएगी, ठीक है। हाफ तो होगी नहीं किसी केस में, कम तो होगी नहीं, रिमेन्स सेम भी नहीं रहेगी, फिर वोल्टेज बढ़ाने का क्या फ़ायदा, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम रही तो वोल्टेज क्यों बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिसाइड द वैल्यू ऑफ द करंट, वोल्टेज बढ़ी करंट बढ़ा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ी, सीधा कॉन्सेप्ट है, बी डबल ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी, ए एंड बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी गई है, तो थोड़ा सा ना डायग्राम में वैल्यूज़ में थोड़ा है दिक्कत, तो वैल्यूज़ में क्लियर कर देता हूँ। ये 30 है ओम, ये 6 है, और ये 3 है, और ये 8 है, ठीक है। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। आ गया फिर से सीरीज़ पैरेलल वाला रेजिस्टेंस का टॉपिक कर दिया था डिलीट, क्वेश्चन आ गया, ठीक है, 10th के बेस पे। अब बताओ कैसे करेंगे भी, सीरीज़ पैरेलल के फार्मूले ही हमें पता हैं। तो देखो ये जो वायर का पार्ट है ये, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं ना लगी,
तो इसको क्या कर दो, शॉर्ट कर दो। शॉर्ट मीन्स इसको एक ही पॉइंट मान लो। तो ये दोनों रेजिस्टेंस 6 और 3 क्या हो जाएंगी, अगर मैं इसको एक ही पॉइंट में जोड़ दूं दोनों को, मीन्स ऐसा ही सर्कल बना के नीचे वाली 30 रहे और ये जो 8 है वो 8 ही रहे, और ये जो सेंटर में है ना, मैंने एक ही पॉइंट पे कर दी दोनों, 6 भी और 3 भी एक ही पॉइंट पे शिफ्ट कर दी। क्यों कर दी एक ही पॉइंट पे, क्योंकि कुछ बीच में लगा तो है नहीं, तो फिर फालतू की वायर क्यों लगानी, ये इतनी फालतू की वायर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाई। तो एक ही पॉइंट पे कर दी। दोनों किस पे होगी, ये 6 और 3 ये किस में हो गई, पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है, 1/6 + 1/3 इज इक्वल टू दी 1/RP। ठीक है, तो इसका निकाल दो अभी आंसर, 6 1 + 2 1/RP। RP आ जाएगा हमारे पास 6/3 और 2 ओम आ गया। ठीक है, तो दोनों को सोल्व करके 2 आ गया है, ये ऊपर वाली दोनों को सोल्व करके 2 आ गया। ये वाला 2 मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मैं ख़राब करूँगा, 2 और नीचे वाला क्या है 8 और ये वाला क्या है 30। इन दोनों को सोल्व करके 2 आया, 2 और 8 सीरीज़ में 10 हो गया, मतलब 10 और 30 फिर बाद में ये दोनों को 2 बन गया था ना 6 और 3 का, ये दोनों को सोल्व करके 8 और 2 को सोल्व करके कितना आ गया था 10, और नीचे कितना है भाई 30 है, नीचे 30 है। ये A एंड B एंड्स हैं हमारे, A एंड B वाले एंड्स। अब ये 10 और 30 किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में फार्मूला फिर दोबारा वही 1/10 + 1/30। तो इसको फिर से वो RP सोल्व कर लो, 1/RP, LCM 30, इधर 3 और इधर 1, 30/4 RP आ गया हमारा फाइनल आंसर। 30 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, सॉरी 7.5 ओम। क्लियर है भाई, 7.5 ओम। ठीक है, वो ये जो रेजिस्टेंस वाला ये क्वेश्चन है ना कॉम्बिनेशन वाला, इसी में बात को आपको फंसाएगा कि ये जो शॉर्ट करता है ना जब भी वायर को, क्या एक पॉइंट इधर जोड़ दिया, एक पॉइंट इधर जोड़ दिया, तो रास्ते में एक वायर जोड़ रखी है, वो वायर में कोई रेजिस्टेंस भी नहीं जुड़ी हुई, उसको आपको एक पॉइंट बनाना है। इन दोनों पॉइंट को, मान लो ये 2 पॉइंट है ना C एंड D, इसको एक पॉइंट ही कर लेना है बस, ये C, D एक ही जगह पे कर लेने हैं। ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सीरीज़ में है या पैरेलल में, वही क्वेश्चन सोल्व करा देगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें फंसता है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है इसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन बनती हो, मीन्स ऐसी कंडीशन बनती होती है ना, वो 2 मिनट में, इधर देखिए, ऐसी कंडीशन बन रही हो कि ये आप सर्किट बना लो ना, पूरा सिंप्लीफाई कर लो सर्किट को, तो ऐसी कंडीशन बन रही हो उसमें, तो रास्ते में भी एक रेजिस्टेंस बन रही हो। ठीक है, ये मान लो P है, ये Q है, ये R है, ये S है। अगर P/Q R/S के इक्वल है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाली। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन में ये दोनों पॉइंट्स पे, ए वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। अगर पोटेंशियल सेम है तो बीच वाली रेजिस्टेंस का कोई काम ही नहीं रहेगा, तो इसको क्या कर देना है आपने, नेग्लेक्ट। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन बन गई ना P/Q = R/S, तो बीच वाली रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके सोल्व करना, PQ हो जाएंगे सीरीज़ में, नीचे वाले RS भी हो जाएंगे सीरीज़ में, उन दोनों को सीरीज़ में ऐड करके तो दोनों पे मुड़ के ऊपर वाला और नीचे वाले पे पैरेलल का फॉर्मूला लगा देना और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये वाले क्वेश्चन में नहीं ये था। ठीक है, नेक्स्ट देखो भी यूनिट पे आ गया क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट पूछ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट पूछ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालो, तो देखो यहाँ पे न्यूटन में बात कर रहा है वो, न्यूटन किसकी होती है, फोर्स की। फोर्स वाला फार्मूला उठाओ इसका किसी चैप्टर से जिसमें फोर्स आती हो, लोरेंट्स फोर्स आती है ना 3rd यूनिट के दूसरे चैप्टर में, QVB, वो उठा लो बस। ठीक है, B कितना आ जाएगा, F/QB, और देखो ये F के यूनिट तो न्यूटन है, न्यूटन, और Q क्या होता है हमारा, चार्ज। चार्ज क्या होता है हमारा, करंट बाय टाइम, करंट बाय टाइम, सॉरी मैं गलत बोल गया, करंट गुना टाइम, करंट गुना टाइम होता है ये वेलोसिटी है। V क्या है, वेलोसिटी, पोटेंशियल नहीं है ये,
Q है चार्ज, B उसकी वेलोसिटी, B है मैग्नेटिक फील्ड और ये उस पर फोर्स लगी गई। यहाँ पर साइन थीटा भी आता है, वो उसका भी कोई काम नहीं है, यूनिट निकालने हैं हमने, ठीक है। Q किसके इक्वल होता है, I गुना T होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। I इज इक्वल टू Q बाय T होता है ना, तो Q किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू T। और न्यूटन I के यूनिट एम्पियर, टाइम के यूनिट सेकंड, वेलोसिटी के यूनिट मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसल, तो इसके यूनिट बन गए न्यूटन एम्पियर नेगेटिव मीटर नेगेटिव, ठीक है। देखो कौन सा ऑप्शन है, बी, 2 ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। यूनिट निकालने के लिए फार्मूला से निकालना, याद नहीं होते हैं ये यूनिट, याद करोगे गलती हो जाएगी पावर में। यूनिट सीधा तो याद हो जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला यूनिट है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर है यूनिट, और सेल्फ इंडक्शन का हेनरी है, ऐसे यूनिट सीधे तो याद कर लोगे। बट अगर यूनिट ये कंबाइंड आ गया ना, तो ये सीधा याद करना पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसका कोई ना कोई फार्मूला याद कर लेना कि ये किस फार्मूले से ईजिली निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका फील्ड इंटेंसिटी का ना यूनिट जो है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी है और टेस्ला भी है, ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है कि कॉइल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है उसमें कॉइल होती है एक, इज बाउंड ओवर, किस पे लपेट दी, मेटल फ्रेम पे, मेटल फ्रेम पे उसको बाइंड कर दिया, ठीक है, मेटल फ्रेम पे, मेटल फ्रेम पे बाइंड कर दिया। इन ऑर्डर टू, किसके लिए बाइंड करते हैं, हिस्ट्रेसिस, हिस्ट्रेसिस कहाँ पर होती है भाई, जहाँ पर मैग्नेटिज्म और डीमैग्नेटाइजेशन हो, यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होती इसमें से, सेंसिटिविटी क्या होती है, अल्फा अपॉन आई, ठीक है। हम तो आई ए वायर में है, कॉइल में करंट आई है, अल्फा क्या होता है उसकी डिफ्लेक्शन, मेटल फ्रेम्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, मेटल फ्रेम पे तो कॉइल को बाइंड किया है हमने। इंक्रीज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं है। मेटल फ्रेम एक्चुअली में क्या करता है, यहाँ पे एडी करंट प्रोड्यूस करता है। एडी करंट क्या करते हैं, एडी करंट्स की एक एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, एडी करंट पैदा होते हैं मेटल फ्रेम में, मेटल फ्रेम में एडी करंट क्या करते हैं, उसको घूमने से, वाइब्रेट होने से रोक देते हैं। मींस जब हम करंट को ऑफ करेंगे ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, तो उसकी वाइब्रेशन को रोक देते हैं, कौन, एडी करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कर देते हैं उसकी, ठीक है। मींस डैम्पिंग क्या होती है, ऑस्किलेशन को जल्दी ख़त्म कर देते हैं, ऑस्किलेशन को जल्दी ही ख़त्म कर देते हैं, इसको डेड बीट गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। तो ये इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक, डी सॉरी डी सही हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग वाला, बिकॉज एडी करंट पैदा होते हैं मेटल फ्रेम में जो हमारी इसको डैम्प करने में हेल्प करते हैं, इसके वाइब्रेशंस को डैम्प करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 वायर ऑफ द सेम लेंथ आर शेप्ड इनटू द स्क्वायर ऑफ साइड ए, एक वायर का हमने स्क्वायर बना दिया ए साइड वाला, दूसरी वायर का हमने क्या बना दिया, सर्कल ऑफ रेडियस आर, दोनों की लेंथ है सेम, मींस दोनों का पेरीमीटर है सेम, पेरीमीटर दोनों का सेम है, सर्कल का भी और स्क्वायर का भी, स्क्वायर और सर्कल का पेरीमीटर हमें सेम दे रखा है, मतलब इसको 1 इक्वेशन मान लो आप, ठीक है। उसके बाद पूछा क्या गया है, दोनों कैरी सेम करंट, दोनों में सेम करंट है, आई दोनों में सेम करंट है, आई इसमें भी और दूसरे वाले में भी आई, ठीक है, दोनों में आई करंट ही है। फिर वो बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट की रेशियो निकालो, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, लूप की मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला सिंपल होता है n इंटू आई इंटू ए, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स, कोई टर्न नहीं है इसकी, 1 एक ही टर्न है, एक आ जाएगा यहाँ पे, मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन गई, आई इंटू ए, दैट मीन्स अब हमने क्या निकालना है, m स्क्वायर बटा m सर्कल, स्क्वायर को सर्कल से कर देना है डिवाइड मूवमेंट को, आई तो दोनों में सेम, आई तो कैंसिल हो जाएगी, आई बटा आई, ए एस बटा ए सी, ये बच गया हमारे पास, आई को आई से कैंसिल। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आ गई बीच में अब, ठीक है, 1 बाय पाई ए बाय आर का स्क्वायर,
अभी ए बाई आर में क्या रिलेशन है, ए और आर का रिलेशन बनेगा पहली इक्वेशन से ही। पहली इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है 4a, 4 साइडें हैं ए की, तो कितना बन गया 4a। सर्कल का पेरीमीटर सबको पता है 2 पाई आर। ए बाई आर कितना बन गया हमारे पास 2 पाई डिवाइडेड बाई 4। 2 पाई को 4 से कर दो डिवाइड, 2 को कर दो 4 से डिवाइड, 2 आ गया पाई बाई 2। मीन्स ये हमारा आ गया पाई बाय 2। पाई बाय 2 को यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन में। किधर गया कर्सर, 1 बाय पाई और यहाँ पे कर दो आप पाई बाय 2 का स्क्वायर। तो इसको जब आप खोल दोगे तो 1 बाय पाई, पाई स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। तो पाई से इसका स्क्वायर हो गया कैंसल, तो इसका आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। ठीक है, तो पाई बाय 4 इज इट्स आंसर, मीन्स थर्ड आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला पता होना चाहिए था, और तो सिंपल ज्योमेट्री है और कुछ नहीं था इसमें। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला पता होना चाहिए कि लूप की मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या होता है। थर्ड यूनिट से है ये क्वेश्चन। थर्ड यूनिट का वो चैप्टर है ना, लास्ट में जाके जो चैप्टर है, अभी तो काफ़ी इसके टॉपिक डिलीट कर दिए। तो इसका जो 4 चैप्टर में मैं डिवाइड करता हूँ बेसिकली थर्ड यूनिट को। आप इस चैनल पे और भी हमारी वीडियो देख लेना, उसमें ये टॉपिक करवाया हुआ है। करंट जब किसी लूप में से पास होता है, उसका एरिया ए है, तो उसके सेंटर में मैग्नेटिक मोमेंट कितनी बनती है, वो फार्मूला है ये। ठीक है, तीसरा चैप्टर थर्ड यूनिट का। चौथा चैप्टर है अर्थ मैग्नेटिज्म वाला। पांचवा वो मटेरियल की प्रॉपर्टी वाला, वो अभी कैंसिल किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो ये तीसरा चैप्टर थर्ड यूनिट का, उसमें ये टॉपिक है, ये पढ़ लेना आप। ठीक है, करंट जब किसी लूप में से गुजरता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितनी बनती है उसके सेंटर में, उसके बारे में है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज √3 टाइम्स बोल रखा है इसमें। वर्टिकल कंपोनेंट पूछा गया एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये होता है वर्टिकल कंपोनेंट नीचे को। ठीक है, और ये हम इसका बना लेते हैं रिजल्टेंट। डिप वाला एंगल कौन सा होता है, ये वाला एंगल डिप वाला होता है। तो ये वर्टिकल साइड भी BV के इक्वल होगी, तो डेल्टा tan डेल्टा देख लो कितना बना, tan डेल्टा वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे √3 BV। BV से BV कैंसल, 1/√3। 1/√3 कितने tan की वैल्यू होती है 30 की, मीन्स π/6 की। tan से tan कैंसल, डेल्टा कितना आ गया π/6। तो इसका आंसर कौन सा होगा भाई 1। ये तो सिंपल क्वेश्चन था अर्थ वाले, तो वही थर्ड यूनिट चौथा चैप्टर। थर्ड यूनिट का फोर्थ चैप्टर अर्थ मैग्नेटिज्म के जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, थर्ड यूनिट के फोर्थ चैप्टर के जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं उसी में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस में स्मॉल एंगल जो होता है उसको क्या बोलते हैं। अभी तो डिप की बात की थी ना हमने, डिप को क्या बोलते हैं इंक्लिनेशन। ये मैग्नेटिक हमारा मेरिडियन है मान लीजिए, और ये हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन है। दोनों में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये इसका आंसर होगा। डिप वाला एंगल अनदर होता है, वो तो होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो टोटल है उसका जो एंगल है ना उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, मींस इंक्लिनेशन बोलते हैं उसको। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होती है ये मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन, मींस दोनों के एक्सिस में जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। 2 कॉइल्स को एक दूसरे के नियर रखा गया है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस बतानी है हमने, किस पे डिपेंड करेगी। 2 कॉइल्स हैं, उनको एक दूसरे के नियर रखा गया है। ये पहली कॉइल है, दूसरी कॉइल इसके नज़दीक है कहीं पे। ठीक है,
यहाँ पर भी उसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं हम। तो पहले तो है रेट एट विच करंट चेंज इन दी टू कॉइल्स, किस रेट से करंट चेंज हो रहा है टू कॉइल्स में। देखो करंट की चेंज की रेट पे ना मैग्नेटिक ये म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं डिपेंड करती, करंट चेंज की रेट पे तो डिपेंड करती है ईएमएफ जो बाद में पैदा होती है इंडक्टेंस से, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा होती है ना वो डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं डिपेंड करती। तो पहला पॉइंट कैंसिल, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स, ये मोस्ट प्रोबेबल आंसर होगा, पहले तीसरा चौथा भी देख लेते हैं, ठीक है। रेट एट विच वोल्टेज इंड्यूस्ड क्रॉस द टू कॉइल्स, जो वोल्टेज पैदा होगी वो थोड़ी ना म्यूचुअल इंडक्टेंस को थोड़ी वो डिसाइड करेगी। हाँ जो वोल्टेज पैदा होगी वो खुद डिपेंड करती होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे उसका फॉर्मूला डिपेंड करता है, बट ये थोड़ी ना हम बोल सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इस पे डिपेंड है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इस पे डिपेंड नहीं करती वोल्टेज जो पैदा होगी कॉइल्स में। तो मीन्स ये भी गलत हो गया, ये वोल्टेज जो पैदा होती है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डिपेंड करती है, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस उस पर डिपेंड नहीं करती वोल्टेज पे, ठीक है। करंट इन दी टू कॉइल्स, करंट पे कैसे डिपेंड करेगी, करंट तो इसका फार्मूला आप करना, फॉर्मूले में इसके आता है एक तो म्यू नोट आ जाएगा अगर कोई मटेरियल नहीं है वैक्यूम ही है, एक N1 N2 आ जाएगा, एक A आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और एक शायद L भी लेंथ भी आती है, कहीं पे I तो आता ही नहीं है, I कैंसिल हो जाता है इसका। तो इसका फॉर्मूला एक बार अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस का दो कॉइल्स की म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला एक बार लिख लेना, उससे ही क्लियर हो जाता है कि किस पे डिपेंड करती है और किस पे नहीं। ना उसके फॉर्मूले में कोई करंट की रेट का चेंज आता है, ना ही कोई वोल्टेज आती है, और ना ही करंट इन दी टू कॉइल्स आता है, ठीक है। उसके फार्मूले में जो आता है वो आता है एक तो मटेरियल का, मटेरियल कौन से हैं उन दो कॉइल्स के बीच, एक नंबर ऑफ टर्न्स आती हैं पर यूनिट लेंथ, एक एरिया आता है स्मॉलर कॉइल का, छोटी कॉइल का एरिया आता है, और एक लेंथ आती है, ये एक बार आप क्लियर कर लेना है कि लेंथ बटे में आती है कि यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये रिलेटिव पोजीशन वाला पॉइंट ही इसका रहेगा सही आंसर, मीन्स 2 आंसर, ठीक है। हाँ इनमें से अगर कोई ऑप्शन दे देता म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, N1 N2 मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में कोई पूछ लेता तो फिर वो होता, एरिया के बारे में पूछ लेता, लेंथ के बारे में पूछ लेता, फिर वो होता, ठीक है। नेक्स्ट, कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है, लूप बना दी इसने, ठीक है। ऑफ साइड वेट, conducting square loop of side L and resistance R moves in its plane with a uniform velocity v से मूव कर रही है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड्स, द मैग्नेटिक इंडक्शन B कह रहा है कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इन टाइम एंड स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ लूप एग्जिस्ट एवरीवेयर एज शोन इन फिगर, द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप इज, करंट कितना पैदा होगा इस लूप में, करंट पैदा होगा अगर ईएमएफ पैदा होगी तो ईएमएफ पैदा होगी, ईएमएफ किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे, ये किसने बोला था, फैराडे लॉ। 4th यूनिट स्टार्ट हो चुका है ये, अभी 4th यूनिट के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं अभी, d∅dt पिछला क्वेश्चन था ये, तो ये भी 4th यूनिट का ही था, ये 4th यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। d∅dt आगे इसके माइनस आता है, ये किसका फार्मूला है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, मीन्स d∅ चेंज इन फ्लक्स बटा टाइम, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फार्मूला BA कोज थीटा, B तो कांस्टेंट बोल दिया उसने, थीटा इसमें एंगल है वो क्या है 0 डिग्री है, थीटा इसमें 0 डिग्री है, थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है, एरिया वेक्टर मीन्स सरफेस एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो तो एक ही डायरेक्शन में है यहाँ पे, तो थीटा की वैल्यू तो 0 डिग्री होगी, कोस 0 1 हो गया, ये तो कांस्टेंट ही है, थीटा भी कांस्टेंट है, घूम थोड़ी ना रही है, ये मूव कर रही है आगे को, तो थीटा कांस्टेंट रही है रहेगा, बी भी कांस्टेंट रहेगा, वो दिया ही हुआ है। एरिया इसका, एरिया क्लोज्ड लूप है, एरिया सारा कांस्टेंट है इसका, एरिया कांस्टेंट है तो एरिया कांस्टेंट हो गया, फाई सारी कांस्टेंट होगी, अगर फाई सारी कांस्टेंट है तो d∅dt क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसको मोशनल ईएमएफ ना समझ लेना आप, मोशनल ईएमएफ में इसको हम बंद नहीं करते कॉइल को, ठीक है। वो मोशनल ईएमएफ वाला केस जो होता है ना, मोशनल ईएमएफ में एक साइड पे कॉइल ऐसे खुली रहती है, ऐसे एक साइड पे जो कॉइल है ना, ये जो लूप है हमारी, वो एक साइड पे ऐसे ओपन रहेगी, ठीक है। तो ईएमएफ जो हमारी ये मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड है, वो एक जगह जाके ख़त्म हो जाएगी, वो उसका रीजन ख़त्म हो जाएगा, मतलब ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा गलत बन गया, चलो
मीन्स इस केस में ये फार्मूला BLV वाला लगता है जो हम करते हैं ना मोशनल EMF वाला फार्मूला, E=BLV। वो फार्मूला तब लगता है जब ये क्लोज्ड लूप ना हो और ये इसका हम इसको ना इसमें से V वेलोसिटी से बाहर निकाल रहे हों, इसको V वेलोसिटी से हम बाहर लेके जा रहे हों, तब वो फार्मूला लगता है। ये तो लूप ही क्लोज्ड बना दी उसने, और सारी की सारी है भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है सारी की सारी, एरिया सारे का सारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो एरिया भी कांस्टेंट, बी भी कांस्टेंट, कोस थीटा 1, तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, तो फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अगर ये ऐसा रहता क्वेश्चन, जैसे ये लूप बनाई है मैंने, ये ऐसा क्वेश्चन रहता, मीन्स बाहर कुछ एरिया में ही फिक्स होती मैग्नेटिक फील्ड, फिर बाद में वो जो कॉइल है हमारी एक साइड पे ओपन है, वो मतलब उसमें से बाहर निकल रही होती बी में, फिर BLV डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करेंगे तो करंट आ जाएगा। ठीक है, करंट आ जाएगा इसमें, तो फिर ये फार्मूला बनता है BLV/R वाला। अब BLV/R वाले भी दो ऑप्शन होंगे आपके पास, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, इधर देखो। ठीक है, तो इनमें से कौन सा चूज़ करना है आपने? जो हमारी दी हुई मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये जो हमें B दी हुई है, इसकी डायरेक्शन है इनवर्ड की तरफ है इसकी डायरेक्शन, तो करंट की दिशा ऐसी रखना कि ये इसके ऑपोजिट बने। लेंजला ने यही किया, कहा था ना कि जो इंड्यूस्ड करंट होता है वो जो जिसने उसको पैदा किया होता है उसको वो क्या करता है, अपोज करता है। मींस उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट दिशा में एक्ट करे, इस तरह से करंट को फ्लो करवाना। ठीक है, तो हमें पता है वैसे कि अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे तो वो बनता है S पोल। ठीक है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे तो वो बनता है N पोल बनता है। एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड होती है आउटवर्ड, तो क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड होती है इनवर्ड। हमें कौन सी चाहिए? आउटवर्ड वाली। मींस अगर ये लूप ये क्लोज ना होती और ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन कुछ कन्फाइंड होता, उसमें से बाहर आ रही होती, तो इसका आंसर जो बनना था वो BLV/R एंटी क्लॉकवाइज वाला बनना था, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखना। अगर क्लोज्ड लूप नहीं दी गई, इस तरह का केस जो मैंने साइड पे बनाया है, इस तरह का केस दिया हुआ है, तो फिर इसका ऑप्शन 2 बनना था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सीधा ही पूछ लिया उसने फैराडे लॉ से, E=-d∅/dt करना है, इसमें तो डेरिवेटिव सोल्व करना है। डेरिवेटिव तो सोल्व करना आप मैथ वाले बच्चों को तो सभी को आता ही है। 5t² का बन जाएगा 10t, आगे इसके माइनस डाल दो एक। ठीक है, और 3t का 3, 16 का 0, t कितना दे रखा है हमें 4, 10 × 4 ब्रैकेट कर लो बंद यहाँ से, +3, ये बन जाएगा -43 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा 2 सही। ठीक है, 2 सही इसका ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी 4th के B चैप्टर से है। इसमें पूछा क्या गया है कि करंट और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाना है हमने, करंट और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ, व्हेन प्योर कैपेसिटर हो, प्योर कैपेसिटर के केस में। ठीक है, प्योर कैपेसिटर के केस में हमने करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है प्योर कैपेसिटर के केस में। तो देखते हैं कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं। ठीक है, पहले तो एक अगर अकेली रेजिस्टेंस हो तो उसका फार्मूला होता है E=IR, एंड R हमारे पास I किसके इक्वल आ जाती है, E/R। यहाँ पर तो कोई फ्रीक्वेंसी आई नहीं, तो रेजिस्टेंस वाला ग्राफ कौन सा हो गया जिसमें करंट कांस्टेंट है फ्रीक्वेंसी के साथ, ये रेजिस्टेंस वाला है ग्राफ। ठीक है, ये तो ऑप्शन हमारा हट गया। ठीक है, सेकंड आता है हमारा प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर में होता है E=IXL। XL क्या होती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसमें भी आप भर दो पहले वैल्यूज़, I×L×2πf, मीन्स ओमेगा होता है ना यहाँ पे, उसका मैंने 2πf लिख दिया। यहाँ पे I क्या बन रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F बन रही है। F दूसरी साइड पे चली जाएगी ना, EMF वाली साइड। तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला कौन सा ग्राफ होता है, जिसमें I बढ़ने से F कम हो रही हो या F बढ़ने से I कम हो रही हो, वो एक ही दिख रहा है यहाँ पे। कौन सा वाला, ये वाला, ये है इंडक्टर वाला ग्राफ, इंडक्टर वाला ग्राफ। ठीक है, देन नेक्स्ट,
जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें फार्मूला कुछ ऐसा बनता है, E इज इक्वल टू दी आई एक्स सी, और एक्स सी हमारा कहाँ पे होता है, बटे में होता है इसमें 1/c ओमेगा मीन्स 2πf। तो ये हमारा कैसा बन गया, एफ दूसरी तरफ जाके ऊपर आ जाएगा ना, आई प्रोपोर्शनल टू एफ, आई बढ़ेगा एफ बढ़ेगा, तो ये कौन सा है, ये वाला कैपेसिटर वाला, ठीक है। तो ये वाला कोई नहीं है, ये वाला कोई नहीं है। एलसीआर सर्किट में क्या होता है, ये एक बार चेक कर लेना, किसी के लिए बनता ना हो, वैसे नहीं बनता ये। एलसीआर सर्किट में तो ऐसा ग्राफ होता है आई और एफ का, मीन्स वो रेजोनेंस होती है ना तब करंट मैक्सिमम हो जाता है उसमें, ठीक है। रेजोनेंस के वक्त पे करंट मैक्सिमम हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाती है तब, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। ये ग्राफ सारे देख लेना है एक बार, ठीक है। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 20 वोल्ट AC इज अप्लाइड टू दी सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड कॉइल। कॉइल क्या होती है, इंडक्टर, मतलब हमारे पास जो सर्किट है ना, सॉरी, हमारे पास जो सर्किट है, हमारे पास जो सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस और कॉइल लगी हुई है ऐसे, ठीक है। तो उसको EMF से हमने जोड़ दिया, इस पे टोटल वोल्टेज है 20 वोल्ट, ठीक है। कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस एंड कॉइल विद निग्लिजिबल रेजिस्टेंस, कॉइल की रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है मतलब वो इंडक्टर है, और ये R है, ठीक है। इफ़ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट, तो इंडक्टर वाली बताओ। तो ज़्यादातर स्टूडेंट 8 वोल्ट बोलेंगे, अभी 8 वोल्ट नहीं होगी भाई, 12 और 8 जोड़ के कितना बन गया 20, तो 8 पे लगा देंगे। 8 वोल्ट नहीं आएगी क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, और इसमें जो क्या होता है, फेस रिलेशनशिप होता है EMF और करंट के बीच में। EMF और करंट के बीच में क्या होता है, फेस रिलेशनशिप। यहाँ पर बनती है फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम बनाओ इसकी। फेज़र डायग्राम में जो VL है वो ऊपर होता है, करंट से आगे निकलता है वो 90 डिग्री पे, करंट के आगे रहता है वो 90 डिग्री पे, और VR वो रहता है हॉरिजॉन्टल, सेम दिशा सेम डायरेक्शन में रहता है करंट में, करंट के। तो VL और VR का जो रिजल्टेंट है वो होता है ये डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये हमारी क्या है, रिजल्टेंट। तो ये हमें VL ये है, ठीक है। और VL ही हमें पता करनी है इंडक्टर के क्रॉस कितनी है, VR हमें दी हुई है, E भी हमें दी हुई है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी इसको निकालने के लिए। VL क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, E कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 400 माइनस 12 का 144, मीन्स ये बन गया 256, माइनस करके सॉरी अंडर 256, और 256 किसका रूट होता है, 16 वोल्ट का। देखो कितना फ़र्क बढ़ गया। कैपेसिटर वाला भी सेम ही होगा, अगर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर है ना तो सेम ऐसे ही होगा, बस डायग्राम फेजर डायग्राम नीचे को बनेगी उसकी। अगर कैपेसिटर आ जाता ना, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर सेम क्वेश्चन आ जाता, आंसर सेम ही होगा उसका भी, बस उसकी जो फेजर डायग्राम है वो नीचे को बनेगी। आपसे कौन सा ये फेजर डायग्राम पूछी है, फेजर डायग्राम तो पूछी नहीं है आपसे। तो उसका जो वोल्टेज होता है वो करंट से पीछे होता है 90 डिग्री कैपेसिटर का, तो उस केस में आपने नीचे को बनाना है, ठीक है। ये बस याद रखना है। ये कॉम्बिनेशन किया, RL एंड RC होते हैं, दोनों के बेस पे क्वेश्चन आ गया। ये सिंपल था क्वेश्चन, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बस जिसने पढ़ा नहीं है उसके लिए 8 वोल्ट होगा आंसर, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं। वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख लेना अगर थोड़ा स्पीड कम लगे तो देखो यहाँ पर हमें EMF की वैल्यू दे रखी है E0 साइन ओमेगा टी एंड I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/3 दे रखी है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू EMF एंड करंट की दे रखी है रिस्पेक्टली, देन इट इज़, ये कौन सा सर्किट है ये पूछ रहा है ये, ठीक है। करंट आगे है, EMF पीछे है। करंट आगे कब रहता है, ठीक है। देखो पहले डायग्राम बनाता हूँ मैं LCR की, पहले मैं बनाता हूँ R एंड L की। R एंड L की अभी मैंने बनाई थी ना, तो VL था ये, VR था ये, ठीक है, और इसका E बन गया था ये इसका बन गया था E, और ये था इसका I।
यहाँ पर तो ई आगे है आई से, ई आगे रह रहा है ना आई से, ई जो है वो आगे है आई से, इसका मतलब इसका आर एल तो नहीं बनेगा, आर एल वाला तो काट ही दो इसमें से। अभी दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या होता है, कैपेसिटर वाले में, आर सी वाले में वी सी होता है नीचे को, वी आर रहता है ऐसे सीधा ही, और करंट भी इस दिशा में, इसका जो आई है वो, जो इसका ई है वो नीचे को बनता है, मतलब ई पीछे है इसका। तो ये ऑप्शन हो सकता है। अभी इसके साथ एक और बात बोल दी उसने, नेसेसरली, नेसेसरली मतलब जरूरी यही होगा, जरूर यही होगा, और कोई हो ही नहीं सकता, और कोई भी हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट में मान लो वीएल छोटी है, वीसी बड़ी है, वीसी बड़ी है, फिर इसका रिजल्टेंट किधर को निकलेगा, नीचे को ही निकलेगा ना, वीसी माइनस वीएल। तो उस केस में भी वी आर तो सीधी रहेगी, तो आई भी इसकी डायरेक्शन में रहेगा, तो वी सी माइनस वी एल का जो रिजल्टेंट निकलेगा बी आर के साथ, वो नीचे को आ गया ना, पीछे हो गया ये करंट से, आई ई से पीछे हो गया। ये फेस एंगल है फाई, फेस एंगल इधर भी फाई है, ये फेस एंगल की बात ही कर रहा है वो, फाई दे रखा है पाई/3, मीन्स करंट आगे है पाई/3। ये दोनों केस हो सकते हैं, ज़रूरी कोई नहीं है कि नेसेसरली एलसीआर होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, नेसेसरली आरसी होगा, ये भी ज़रूरी नहीं है, इसके लिए ये दोनों ही कट गए। कैन भी हो सकते हैं, मीन्स कैन भी आरसी और एलसीआर सर्किट। सो फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। ठीक है, तो देखो भाई जितना का पेपर मैंने देखा है, पेपर तो बहुत ईजी है, पेपर जो है वो उसका लेवल कुछ भी नहीं है, सीबीएसई के पुराने पेपर उठाना उसके हिसाब से इसका लेवल कुछ भी नहीं है पेपर का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर प्लस बोल दिया, तो अगर माइनस बोल देता फिर क्या आता। ठीक है, ई के आई के साथ यहाँ पर प्लस दे दिया था ना, अगर माइनस दे देता तो उसका क्या मतलब था कि करंट पीछे रह गया पाई/3, तो यही वाला बन गया ना। तो ये नेसेसरली आर सी नहीं रहेगा, आर एल सॉरी, जैसे इसके लिए जो ऑप्शन होंगे ना वो बस ऐसे हो आ जाएंगे, नेसेसरली आर एल, नेसेसरली एल सी आर, नेसेसरी आर सी, आर सी वाला तो बनेगा ही नहीं। एल सी आर भी ये बन सकता है, एल सी आर में भी अगर वी एल को मैं बड़ी मान लूँ, बी सी को मैं छोटी मान लूँ, वी सी को मैं छोटी मान लूँ, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट ऊपर को ही बनेगा ना, वी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी ऊपर को बनेगा। उस केस में भी जो इसका वी आर के साथ रिजल्टेंट है, मीन्स ई है, वो आगे ही है करंट से, ई जो है वो आगे है करंट से, कितना, वो तो इसके एंगल से पता चलेगा ना। तो ये नेसेसरली ना तो आर एल है ना ही एल सी आर है, जरूरी तौर पे हो सकता है दोनों में से एक हो, मीन्स उसमें से ना यहाँ पर ये कैन आर एल और एल सी आर सर्किट आ जाएगा। तो आपको पेपर में यहाँ पर माइनस भी आ सकती है, तो इसको छोड़ो, ये यहाँ पर कुछ भी नहीं देगा, इधर डाल देगा जो भी डालना है, ओमेगा टी प्लस माइनस इधर डाल देगा। तो वही कहानी ईएमएफ के साथ देख लेना फिर। ठीक है, ईएमएफ में देखो, अगर ईएमएफ आगे है तो आरएल वाला होगा, आरएल और एलसीआर वाला होगा। अगर ईएमएफ पीछे है, मतलब माइनस आ रही है, ईएमएफ पीछे कर दी करंट से, तो फिर वो हो सकता है आरसी और एलसीआर वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, अगर ईएमएफ पीछे है तो वो आरसी और एलसीआर वाला हो सकता है, अगर ईएमएफ आगे है तो वो कौन सा हो सकता है, आरएल और एलसीआर वाला। तो इस तरीके से हमने ये 25 क्वेश्चन भी कर लिए, और उसके साथ और कौन कौन से चेंजेस किए जा सकते हैं पेपर बनाते वक्त वो भी कर लिए। ठीक है, तो अभी इसकी अगले पार्ट में हम इसके बाकी के 30 क्वेश्चन जो दिए हुए हैं सैम्पल पेपर में, वो भी ऐसे ही एनालिसिस करेंगे। तो वो भी वीडियो आप ध्यान से देखना। इस वीडियो का अगर आपको बेनिफिट कुछ लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।